हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 9 है जिसमें हम लोग खान सर पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान बुक का लाइन बाय लाइन टॉपिक कवर करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक अशोक के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर काल के बाद इतने सारे वंशों का उदय हुआ था, जिसमें है शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक वंश, शक वंश, कुषाण वंश। संगम काल में चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शुंग वंश, जिनका कार्यकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था। वान भट्ट की हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र, जो कि 184 ईसा पूर्व में संस्थापक बने थे। यह स्वयं ब्राह्मण जाति का था। इसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है, क्योंकि इसने पाटलिपुत्र के कुट्टूराम विहार को तोड़ने का कई बार प्रयास किया था। तो बौद्ध धर्म में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है, क्योंकि यह पाटलिपुत्र के कुट्टूराम विहार को तोड़ने का बहुत बार प्रयास किए हुए थे। दिव्यावदान के अनुसार इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में था, सेनापति के रूप में। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है। पतंजलि को अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित बताया गया है। तो पतंजलि को क्या बताया गया है? पतंजलि को अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित बताया गया। शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक यवनों शासक मिनांडर ने आक्रमण किया, जिसको पुष्यमित्र ने पराजित किया, जिसकी जानकारी गार्गी संहिता से मिलती है। पतंजलि की पुस्तकें योग दर्शन, योग सूत्र, महाभाष्य। दूसरा हम लोग भागभद्र के बारे में पढ़ते हैं। शुंग वंश का 9वां शासक था। इसके दरबार में इंडो ग्रीक शासक एंटियोल किडास का दूत हेलियोडोरस आया था तथा इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। हेलियोडोरस ने विदिशा के बेशनगर में गुरुर स्तंभ स्थापित करवाया था। देवभूति के बारे में पढ़ते। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इस समय शुंग वंश की राजधानी विदिशा था। सांची स्तूप का विस्तार भी इसके समय में हुआ। तो सांची स्तूप का विस्तार कब हुआ था? तो देवभूति के समय काल में हुआ था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुमित्र कण्व वासुदेव ने कर दी। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे। तो देवभूति की हत्या वसुमित्र कण्व वासुदेव ने कर दिया, और उसने कण्व वंश का संस्थापक। तो देवभूति की हत्या वसुमित्र कण्व, जो वासुदेव के नाम से जाना जाता है, उसने हत्या कर दी और उसने कण्व वंश का स्थापना किया। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा थे। अब हम लोग सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने 30 ईसा पूर्व में की थी। शिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुमरसा की हत्या कर सातवाहन वंश स्थापित किया। यह एक मातृसत्तात्मक समाज वंश था, क्योंकि नाम के आगे माता के गोत्र का वर्णन है। तो सातवाहन वंश किस प्रकार का सत्ता था? तो यह मातृसत्तात्मक समाज का वंश था। सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। सातकर्णी फर्स्ट इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था। इसकी जानकारी
नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। गाथा सप्तशती की रचना सातवाहन नरेश हाल ने की थी। यह प्राकृत भाषा का ग्रंथ था। सातवाहन नरेश हाल साहित्यकार एवं कवि थे। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार गुणाढ्य भी थे। इन्होंने बृहत कथा की रचना की। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। तो सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणुकटक स्वामी को उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का था? तो सातवाहन वंश का था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणुकटक स्वामी की उपाधि धारण की। सातवाहनों ने अधिकांशतः शीशे के सिक्के चलाए। तो सातवाहन वंश ने किस चीज़ के सिक्के चलाए थे? तो शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन शीशे का आयात रोम से करते थे। कहाँ से करते थे? तो रोम से करते थे। सातवाहन काल में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे कारशापन कहा जाता था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने किया। सातवाहनों को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है। सातवाहनों ने अमरावती व नागा अर्जुन कोंडा के स्तूपों का निर्माण, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण तथा कैले के चैत्य का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद कर ले कि सातवाहन ने अमरावती, नागा अर्जुन कोंडा के स्तूप का निर्माण करवाया था। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं का निर्माण भी सातवाहनों ने ही करवाया था। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेशों को दक्षिणापथ कहा जाता है। यज्ञ श्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्के पर जहाज के चित्र मिलते हैं। तो सातवाहन वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो यज्ञ श्री सातकर्णी थे, जो अंतिम प्रसिद्ध शासक थे और इन्होंने सिक्कों पर जहाज के चित्र चलाए थे, छपवाए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। इंडो ग्रीक। विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने का क्रम है हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, बैक्ट्रियाई शासकों का इतिहास इनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया था। यूनानी वंश की दो शाखाएं थी, यूथेमेड्स, यूक्रेटाइड्स। यूथेमेड्स शाखा के संस्थापक डेमीट्रियड्स थे। यह प्राचीन शाखा है। इसकी राजधानी शाकल का सियालकोट थी। डेमेट्रियड्स ने अपने पिता की स्मृति में यूथिडेमिया नामक नगर बसाया था। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मीनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का संकलन है। यूक्रेटाइड्स को यूनानी स्रोतों में एशिया का संस्थापक कहा गया है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने ही जारी किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले यूनानियों ने ही जारी किया था। सिक्कों पर राजाओं के चित्र एवं तिथि लेखन की परिपाटी को यूनानियों ने शुरू किया। यूनानियों ने ही भारतीयों को हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया, जिसमें बाद में भारत में गांधार शैली का स्वरूप ले लिया। तो गांधार शैली पहले हेलेनिस्टिक कला था और उसका बाद में गांधार शैली बना दिया गया। नोट में है, गार्गी संहिता के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के लिए हमेशा यूनान का ऋणी रहेगा। तो ज्योतिष शास्त्र यूनान से लिया गया है। सप्ताह का प्रचलन भी आरंभ हुआ। भारतीय नाट्य कला, मतलब कि भारतीय नाटकियों पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा और विकास भी हुआ। रंगमंच के पर्दे को यवनिका कहा जाता है।
यूनानी नोट है, यूनानी भारतीय मसालों से भी परिचित हुए। काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता था, तो यवन के लोगों को काली मिर्च बहुत पसंद थी, इसलिए वहाँ का नाम यवन प्रिया था। काली मिर्च का नाम। शक के बारे में पढ़ते हैं। भारत में यूनानियों के बाद शक आए और शक मूलतः मध्य एशिया से आए। शक चारागाह की खोज में भारत आए थे। तो शक किस लिए भारत आए थे? तो चारागाह की खोज में भारत आए थे। भारतीय साहित्य में इन्हें सीथियन कहा गया है। चीनी साहित्य में शकों को सई शईवांग कहा जाता है। डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। तो शकों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में मिलता है। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को 58 ईसा पूर्व में पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों ने भारत में सत्ता के 5 केंद्रों की स्थापना की। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन फर्स्ट था और यह संस्कृत प्रेमी था। चांदी के सिक्के शक शासकों की विशेषता है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में पहला बड़ा अभिलेख है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है, पहला सबसे बड़ा अभिलेख है। भारत में पहला पल्लव शासक माउस था। पल्लवों का मूल स्थान ईरान में था। अब हम लोग कुषाण के बारे में पढ़ते हैं। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडाफिसेस ने 15 ईस्वी में की। चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया के यूची कबीले से था। कुषाण कहाँ से था? तो यह यूची कबीले से था, मध्य एशिया के यूची कबीले से था। कुजुल कडाफिसेस के बाद विम कडाफिसेस राजा बने तथा इन्होंने सोने व तांबे के सिक्के जारी किए। विम कडाफिसेस शिव का अनुयायी था। इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कनिष्क। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ तथा 78 ईस्वी में ही शक संवत आरंभ हुआ। तो कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था और शक संवत भी 78 ईस्वी में ही आरंभ हुआ था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर पेशावर थी। कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार इसने कश्मीर पर आक्रमण किया एवं वहाँ कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। तो कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। इसने चौथी बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में कुंडल वन में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो किसके समयकाल में हुई थी? तो यह कनिष्क के समयकाल में हुई थी। कुंडल वन जो कि कश्मीर में हुई थी, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क के सिक्के ईरानी व यूनानी भाषा में थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक अश्वघोष रहता था। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक अश्वघोष रहता था। यह कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष ने बुद्ध रचित व सूत्रालंकार की रचना की। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अश्वघोष किसके राज दरबार का कवि था? तो यह कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक था। यह कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष ने बुद्ध रचित एवं सूत्रालंकार की रचना की थी। द्वैध शासन की अवधारणा को सर्वप्रथम कुषाण वंश ने अवगत कराया था। कनिष्क भारतीय का प्रथम शासक था जिसने बुद्ध की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। भारत का कांट, मिल्टन, वॉल्टेयर के नाम से अश्वघोष को जाना जाता है। अश्वघोष को किस किस नाम से जाना जाता है? तो कांट, मिल्टन, वॉल्टेयर के नाम से जाना जाता है। भारत में गांधार शैली का प्रचलन कुषाण वंश ने किया।
गांधार शैली का प्रचलन किसने किया? तो कुषाण वंश ने किया था। इसके इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहले इंडो ग्रीक शैली थी, बाद में इसका नाम गांधार शैली पड़ गया था। कुषाण शासक कनिष्क के समयाकालीन नागार्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा तथा नागार्जुन एक दार्शनिक भी थे और शून्यवाद का प्रतिपादक था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। ये भी अच्छे तरीके से याद कर लिए पॉइंट्स को। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। तो कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कौन कहलाता है? तो चरक कहलाता है और यह कनिष्क का राजवैद्य था। ये पॉइंट भी याद कर ले। विभाषा शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की और बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र को कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। वासुदेव शैव मतायूनानी था, तो वह वासुदेव शैव धर्म को मानता था। नोट है, कनिष्क के तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना किया। तो कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना की थी। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिर में रखा जाता था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था, जिसमें रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। तो रेशम मार्ग का आरंभ किसने कराया था? कनिष्क ने करवाया था। इस समय वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत हुआ तथा गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो गांधार कला के लिए प्रसिद्ध है। कनिष्क के काल में मथुरा शैली का भी विकास हुआ तथा मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। नोट में है, भारत में इथोपिया से हाथी दांत व सोना आता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो भारत में कहाँ से हाथी दांत और सोना कहाँ से आयात होता है? तो यह इथोपिया से होता है। अब हम लोग संगम युग के बारे में पढ़ते हैं। संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा, परिषद या संघ मंडली। इसका समयकाल 1ली से 3री शताब्दी है। नोट में रामशरण शर्मा के अनुसार संगम काल 3री से 6ठी शताब्दी है। तमिल साहित्यों का संकलन करने के उद्देश्य से संगमों का आयोजन किया गया। पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। तो पांड्य शासकों के संरक्षण में कितने संगम आयोजित किए गए थे? तो कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। नोट में है, संगम साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण के 3 प्रमुख राज्यों पांड्य, चोल तथा चेर के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता। प्रथम संगम स्थान है मदुरै। मदुरै अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य के अंतर्गत हुई थी। 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण भाग लेने वाले 549 संस्थान और 7 कवि, 4499 लेखक थे। इस संगम की एक भी पुस्तक प्राप्त नहीं होती है। अगस्त्य ऋषि एवं ब्राह्मण कौंडिन्य को वैदिक परंपरा को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय प्राप्त है। दक्षिण संगम स्थान कपाटपुरम वर्तमान अल्वे समुद्र में विलीन। इस संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि और इनकी मृत्यु पश्चात तोलकपियर कार्यकारी अध्यक्ष थे। 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण भाग लेने वाले 49 अकादमी सदस्य, 3700 कवि, यह 3700 वर्ष तक चला। यह ग्रंथ तोलकापियम की रचना तोलकापियर ने की, जो एक तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं, इलुथु वर्ण विचार, सोल वाक्य विचार, पारुल वस्तु। तृतीय संगम स्थान उत्तरी मदुरै, इसकी अध्यक्षता नक्किर ने की है। इसमें 49 पांड्य राजा, 49 संस्थान और 449 कवि थे। 1850 ईस्वी वर्ष तक चला था। इस संगम की पुस्तकें वरी, वेरिशय, पदितुपनु, परिपादल आदि थे। तृतीय संगम में जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों संप्रदायों के लोगों ने भाग लिया।
नोट है, संगम साहित्य के काव्य को दो भागों में बांटा गया है, अकम और पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत के 3 राज्यों चेर, चोल तथा पांड्य का उल्लेख प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम में चेर, उत्तर पूर्व में चोल और दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। तो चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धनुष था। इसने एक बड़ी पाकशाला का निर्माण करवाया था तथा महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं का भोज करवाया। नेदुन जरेल ने मरंदई को अपनी राजधानी बताया और उन अनेक यवन व्यापारियों को सेनगुट्टुवन को लाल चेर भी कहा जाता है। इसने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। कल्लीवलावन, सेम्बिदास जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लाडू नदियों के मध्य स्थित है। संगम काल के राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो चोलों का राज्य था। चोल का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। तो चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बाघ था। चोल की राजधानी उरैयूर तथा तंजावुर बनी। करिकाल चोल शासकों में सबसे महान शासक था। इसका शाब्दिक अर्थ जले हुए पैरों वाला। इसने चोलों की तटीय राजधानी आधुनिक कावेरीपट्टनम की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। करिकाल को पेरुनानुनपादे ग्रंथ में संगीत के सप्तस्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। करिकाल वैदिक धर्म का अनुयायी था। इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य पर किसका शासन था? तो हेराकल का था। हेराकल की पुत्री का था और वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई थी तथा इसका प्रतीक चिन्ह कार्प या मछली थी। पांड्यों का उल्लेख रामायण व महाभारत काल से मिलता है। वेगी नदी पांड्यों की जीवन रेखा थी। संगम काल की प्रमुख फसलें गन्ना, धान और रागी थी। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। तो संगम काल में मुख्य खाद्यान्न क्या था? तो चावल था। संगम काल की राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवई कहा जाता था। इसमें प्रजा की कठिनाइयों पर विचार किया जाता था। राजा का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा मनरम ही होता था। राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था जिसे पेरुनल कहते थे। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। तो पांड्य राज्य में चोरी के अपराध के लिए भी मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर भी जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर राजस्व का प्रमुख साधन था। भू राजस्व दर उत्पादन 1/6 भाग था। राजस्व से संबंधित शब्दावली: कडमई या पांडु, राजा को अदा किया जाने वाला भूमि कर। मायावली, भूमि की 2 प्रसिद्ध माप है मायावली। और चुंगी एवं सीमा शुल्क उल्गु या संगम कहा जाता था। अतिरिक्त या जबरन वसूला जाने वाले कर इक्खई कहलाता था। नोट है, कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई वरियमवाड़ी थी जिसका अर्थ कर था। संगमकालीन शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे तथा चतुरंगिनी होती थी जो अश्वगज, रथ तथा पैदल सिपाही सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को इनाडी की उपाधि दी जाती थी। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो संगम कालीन में समय जानने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? तो जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम कालीन समाज अडनर, ब्राह्मण वर्ग, अरसर शासक वर्ग, वेगिनर व्यापारी वर्ग, वेल्लाल कृषक वर्ग। तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। इस काल में ब्राह्मण मांस खाते थे और तारी पीते थे जो समाज में बुरा नहीं माना जाता था।
मेडु व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था तथा चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडाके कहा गया है। सिंध से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यूनान लेखक की पुस्तक में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इरिथ्रियन सी में, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में किसका उल्लेख मिलता है? तो 24 बंदरगाहों में मिलता है। सिंध से कन्याकुमारी तक के 24 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। दरबारों में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थी जिन्हें पानर या विडेलियर कहा जाता था। संगम काल में कृषक को वेल्लार और प्रमुखों को वेलरी कहा जाता था। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग कडेशियर कहते थे। एनियर शिकारियों की जाती थी। मुर्गन यवन लोगों के निवास स्थान को कहते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। नोट है, सर्वप्रथम मानसून की खोज हिप्पोलस ने की थी। तो मानसून की खोज किसने की है? हिप्पोलस ने की थी। हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी थी। राजा की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारियों का समूह 5 परिषदों में विभाजित किया था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता है। मंत्री, अम्यचार, पुरोहितर, सेना नायक, सेनापतियार, दूत या राजदूत, दूतार, गुप्तचर और आर। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग आगे गुप्त काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।